Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग मैग्नेटिज्म में एप्लीकेशंस ऑफ बीएसएल लॉ सीखेंगे। आप पिछली क्लास में बीएसएल लॉ सीख गए थे, ठीक है। तो इसका हम पहला एप्लीकेशन देखते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक लॉन्ग इनफाइनाइट और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग बीएसएल लॉ। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले फिगर पे आते हैं। फिगर क्या है, तो एक हमें लॉन्ग वायर लेना है, तो पहले एक वायर ले लिए। ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, और यहाँ हम इस वायर का एक सर्टेन पोर्शन ले रहे हैं। ओके, तो ओ पॉइंट हम इस वायर का सेंटर मान लें। क्योंकि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम कहीं भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपवर्ड भी इन्फिनिटी और डाउनवर्ड भी इन्फिनिटी। अब इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे हम पॉइंट पी सेलेक्ट कर रहे हैं, और इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहते हैं। मींस बी एट पॉइंट पी क्या होगा, बीपी इज इक्वल टू व्हाट। ये बीएसएल लॉ से हम निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो बीएसएल लॉ क्या है, तो बीएसएल लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर ए करंट एलिमेंट। यू नो दैट। आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक करंट एलिमेंट के लिए डिफाइंड है। तो हमें एक करंट एलिमेंट पहले सेलेक्ट करना होगा। तो हम मान लेते हैं इस वायर में पहले करंट फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की ओर करंट फ्लो कर रहा है। तो एक करंट एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए। तो हम सेंटर से एल दूरी पे, यहां से एल डिस्टेंस पे डीएल लेंथ का, छोटे से लेंथ का डीएल लेंथ का एक करंट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, इतना पोर्शन। ओके, डीएल लेंथ का, और इसमें आई से हम गुना कर दिए, तो ये मेरा करंट एलिमेंट बन गया। ये एक वेक्टर है जिसकी दिशा करंट के दिशा में होती है। तो नाउ दिस इज योर करंट एलिमेंट। एक छोटा सा हिस्सा ले लिए। अब इस छोटे से हिस्से के कारण पी पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगी पहले ये निकालें। तो इस करंट एलिमेंट को हम पी पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। पी पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आई डीएल की दिशा है ऊपर की ओर, और पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो आर हो गया, और इसी के दिशा का यूनिट वेक्टर को आर हैट से रिप्रेजेंट करें तो करंट एलिमेंट की दिशा ऊपर की ओर और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इधर की ओर, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये रिमेनिंग एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो हम फिगर समझ गए। ओके, तो करंट एलिमेंट इस छोटे से हिस्से के कारण पी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो हम बीएसएल लॉ से स्टार्ट करें। तो बीएसएल लॉ क्या था, तो बीएसएल लॉ इस छोटे से हिस्से के कारण जो छोटा सा फील्ड इंटेंसिटी होगा डीबी, उसका वैल्यू क्या था, तो म्यू 0/4 पाई आईडीएल क्रॉस आर हैट, आईडीएल क्रॉस आर हैट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपका बीएसएल लॉ का फॉर्मूला आ गया, म्यू 0/4 पाई आईडीएल क्रॉस आर हैट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आईडीएल क्रॉस आर हैट का वैल्यू निकालिए। तो आईडीएल की दिशा है ऊपर और आर हैट की दिशा है इधर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हम इसे दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से तोड़ें, तो इस dv जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो dv विल बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आईडीएल, और a क्रॉस b पे आप तोड़िए यहाँ पे। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं a क्रॉस b ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा। ओके, तो मॉड ऑफ ए पहला वेक्टर, तो आईडीएल आ गया। दूसरा वेक्टर है आर हैट, तो आर हैट तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया,
तो 1 हो गया। और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो साइन थीटा, तो आइडियल साइन थीटा ये आइडियल क्रॉस आर हेड का वैल्यू हो गया एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू देखिए, तो आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो ये दूरी दी हुई है एल और ये दूरी दी हुई है आर, तो आर का वैल्यू हो जाएगा √L² प्लस आर स्क्वायर। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया √L² प्लस आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं R² प्लस L²। ओके, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये dV के मैग्नीट्यूड को बताया P पॉइंट पे। ओके, उस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण। अब देखिए, अब साइन थीटा का वैल्यू आपको बताना होगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हम यहां से निकालें। देखिए, अब ऊपर का एंगल थीटा है तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालिए। तो इस एंगल के लिए साइन थीटा होता है P/h, तो P इसके लिए कौन हुआ, तो ये दूरी आपका P परपेंडिकुलर हो गया फॉर दिस एंगल, और H कौन सा है, तो H जो है ये दूरी है, ये दूरी है √R² प्लस L²। तो हम लिख सकते हैं P/h साइन 180 माइनस थीटा R डिवाइडेड बाय √L² प्लस R²। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हम इसका वैल्यू डाल दें, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू निकल गया R/√L² प्लस R²। अब इस वैल्यू को, जो साइन थीटा का वैल्यू आया है, उसको हम अपने dV वाले इक्वेशन में डाल दें। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू तो डालिए, तो अब dV का वैल्यू क्या होगा, तो μ0/4π आइडियल साइन थीटा का वैल्यू डाले R एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ R² प्लस L² का पावर 1 है और यहाँ R² प्लस L² का पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड होके R² या L² प्लस R² का पावर ये 3/2 हो गया। ओके, तो हम छोटा सा वैल्यू निकाल लिए उस करंट एलिमेंट के कारण। अब हमें अगर पूरे वायर के कारण निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए, इस छोटे से हिस्से के कारण आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। छोटा सा हिस्सा क्या था आपका, ये आइडियल था। इस हिस्से के कारण फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पे क्या वैल्यू है P पॉइंट पे, वो निकाल लिए। तो अब आपको टोटल वायर के कारण निकालना है, तो ऐसा छोटा छोटा करंट एलिमेंट आपका बहुत सारा होगा इस तरह का, और सबके कारण कंट्रीब्यूशन आएगा उस P पॉइंट पे। आपको इन सबको ग्रैंड टोटल करना होगा, जोड़ना होगा, और यही काम इंटीग्रेशन कहलाता है। तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम -∞ टू +∞। -∞ पे करंट एलिमेंट ले सकते थे और मैक्सिमम +∞ पे ले सकते हैं, तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम -∞ टू +∞। ओके, तो अब हम उसको इंटीग्रेट कर लें b का वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम -∞ टू +∞। अब देखिए, तो नाउ b विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dv फ्रॉम -∞ टू +∞। dv का वैल्यू आप डाल दीजिए, μ0/4π आइडियल R डिवाइडेड बाय L² प्लस R² टू द पावर 3/2 फ्रॉम -∞ टू +∞। हम dv का वैल्यू डाल दिए। अब इसे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है, तो μ0/4π कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। I करंट जो है वो भी कांस्टेंट है, और उस वायर से जो R डिस्टेंस पे P पॉइंट लिए हैं वो भी कांस्टेंट है, तो I और R बाहर आ गया, μ0/4π भी बाहर आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, तो बचा आपको ऊपर बच गया dl और नीचे बच गया L² प्लस R² टू द पावर 3/2। अब सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -∞ टू +∞। ओके,
अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें इंटीग्रेशन के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करना होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रायंगल में cot 180 माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए अपने फिगर को फिर से एक बार। हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहते हैं, तो अब ये जो डिस्टेंस है वो L है और ये डिस्टेंस है वो R है और ये एंगल आपको दिया हुआ है 180 माइनस थीटा। तो हमें लेंथ को एंगल के टर्म में ले आना है। तो हम इस दोनों को रिलेट कर रहे हैं cot से। तो cot 180 डिग्री माइनस थीटा हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो आप जानते हैं tan थीटा होता है P बाई बी, तो cot थीटा हो जाएगा B बाई पी बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ बेस बन रहा है L और परपेंडिकुलर बन रहा है R, तो नाउ इट विल बी इक्वल टू L बाय R। तो नाउ cot 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू L बाय R। यहाँ से ये डिस्टेंस और ये एंगल ये दोनों रिलेट हो रहा है। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू L बाई R आया। अब यहाँ से हम आगे बढ़े। ओके, तो देखिए cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो cot 180 माइनस थीटा होता है माइनस cot थीटा, तो माइनस cot थीटा हो गया L बाई R। अब क्रॉस गुना करेंगे तो L का वैल्यू हो गया माइनस R cot थीटा। ओके, अब इस L को हम डिफ्रेंशिएट कर ले थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dl बाई डी थीटा आ जाएगा और इधर R कांस्टेंट है, माइनस R बाहर आ गया तो d cot थीटा बाई डी थीटा। इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस R और cot थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो R कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया और ये डी थीटा से गुना कर दिए तो dl का वैल्यू भी आ गया। नाउ dl इज इक्वल टू R कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब आपके पास नीचे टर्म है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो उसे भी अब सब्स्टिट्यूट कर लें। ये dl का सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब नीचे है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अब इसको बदलिए तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L का वैल्यू था R cot थीटा माइनस R cot थीटा स्क्वायर कर दिए तो R स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा और प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर कॉमन ले लिए तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वैल्यू आ गया R स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक्चुअली L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो इसका हम 3/2 निकालें तो 2 से 2 कट जाएगा तो R क्यूब बचेगा और कॉसेक क्यूब थीटा बच जाएगा, तो इसका पावर 3/2 निकालने पे R क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा। अब जो टर्म था उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो B का जो वैल्यू था वो μ0 बाई 4 पाई I बाई R ये कांस्टेंट था, ऊपर था dl, देख लीजिए ऊपर था dl, तो हम आपका जो मेन इक्वेशन था उसमें क्या था, ऊपर है dl और नीचे है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अब dl के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर लें और L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2 के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लें और ये कांस्टेंट टर्म आपका ऑलरेडी बाहर है। ओके, तो अब उस इक्वेशन में हम दोनों का वैल्यू डाल के देखें तो dl ऑलरेडी आ चुका है R कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये आ चुका है R क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा, तो दोनों को डालिए तो μ0 बाई 4 पाई I बाई R कांस्टेंट आ गया, dl के जगह पे हम डाल दिए R कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2 के जगह पे डाल दिए R क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा। ओके, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पहले इसको कट करके सिंपल बना लें, तो R से ये R स्क्वायर नीचे बचेगा और इसको बाहर लाएंगे तो नीचे R स्क्वायर होगा, इस R से उस R स्क्वायर को काटेंगे तो I बाई R आ जाएगा, तो μ0 बाई 4 पाई I बाई R बाहर आ गया।
कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक क्यूब थीटा इसको कट करेंगे तो नीचे कॉसेक थीटा बचेगा और 1/cosec थीटा साइन थीटा होता है, तो ये ऊपर चला गया तो साइन थीटा में बदल गया, तो साइन थीटा डी थीटा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को चेंज कर दिए। अब -∞ +∞ के जगह पे हम 0 to पाई ला रहे हैं। अब ये कैसे आएगा, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए पहले आपका जो लिमिट था, आपको पहले कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था, तो आप लेंथ सेलेक्ट किए थे, तो आपका लोअर लिमिट -∞ था और अपर लिमिट +∞ था। इज इट और नॉट? ठीक है, तो जब L के टर्म में हम लिख रहे थे तो मेरा लिमिट -∞ to +∞ था, लेकिन अब इस L को हमने थीटा के रूप में चेंज कर लिया है। देखा है साइन थीटा डी थीटा आ गया। तो अब थीटा का लिमिट देखना होगा कि थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। तो आप सोचिए, अगर आप यहाँ पे करंट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं छोटा सा हिस्सा, तो अब इससे इस पी पॉइंट को देखना होगा, तो ये तो बहुत दूर है, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये एंगल बहुत ही छोटा होगा, डिस्टेंस जाएंगे तो ये एंगल 0 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 डिग्री होगा। और जब बहुत दूर चले जाएंगे ऊपर और इस पॉइंट से इसको जोड़ेंगे तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ते हुए पाई तक चला जाएगा। ओके, तो हमें चेंज ऑफ लिमिट में 0 से पाई तक उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम चेंज ऑफ लिमिट ला दिए। एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका है कि यहाँ से जो आप cos थीटा L/R ला रहे हैं, तो यहाँ भी आप L का वैल्यू -∞ और +∞ रखेंगे तो थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0 to पाई। ओके, तो दो तरह से हम इस चेंज ऑफ लिमिट को समझ सकते हैं। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है 0 to पाई। ओके, तो b का वैल्यू अब क्या होगा, तो μ0/4 पाई I/R रह गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, तो -cos थीटा डाल दिए और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पाई, तो 0 से पाई आपको इंटीग्रेट करना है। तो अब पहले अपर वैल्यू डालेंगे फिर लोअर वैल्यू डालेंगे। तो पहले अपर वैल्यू डालें तो -cos पाई आ गया और फिर लोअर वैल्यू डालेंगे तो -cos 0 आया और फिर इसको हम घटा लिए। ठीक है, तो μ0/4 पाई I/R है ही। अब माइनस cos 180 -1 होता है तो -1 आ गया। ओके, और ये cos 0 1 है और माइनस माइनस प्लस है तो +1 हो गया, तो माइनस इंटू -1, तो ये आपका 1 + 1 2 हो गया, तो 2I/R। तो अब b का वैल्यू आपको निकल गया μ0/4 पाई 2I/R। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप इसे दो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 2 से 4 पाई में का 2 काट सकते हैं और इसे हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ से अगर 2 से इस 4 को कट कर दें तो ऊपर हो जाएगा μ0I/2 πR। ओके, ये रिजल्ट भी डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे इसी रिजल्ट को याद रखना, μ0/4 पाई 2I/R। इस रिजल्ट को इसलिए याद रखेंगे कि इसका कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हम डायरेक्टली 10⁻⁻7 डाल सकें। ओके, इस रिजल्ट को याद रखते हैं तो आपको μ0 का वैल्यू डालना होगा, तो फिर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डालना होगा, तो अल्टीमेटली ये 4 पाई आ ही जाएगा। तो हम इसको हमेशा, इस टर्म को हमेशा रखेंगे ही और इधर याद रखेंगे कि μ0/4 पाई तो है ही सारे रिजल्ट में, इधर के रिजल्ट को याद रखें, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। चलिए, तो आपका रिजल्ट आ चुका है μ0/4 पाई 2I/R, ये एक स्ट्रेट वायर के कारण। अब इसमें हम कुछ स्पेशल केस को देखते हैं। स्पेशल केस, ये लेंथ आपका पिछला जो अभी देखे वो एक इनफाइनाइट लेंथ था, आप -∞ से +∞ तक बढ़े थे। ओके, अब अगर मान लें कि फॉर ए वायर ऑफ
फाइनाइट लेंथ, अगर वायर की लंबाई निश्चित है तब क्या करेंगे? फाइनाइट लेंथ, तो हम यहाँ पे वायर के लेंथ को फिक्स कर रहे हैं। ये वायर मेरा फिक्स्ड है, इतने ही लेंथ का है, अब इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए वहां जो एंगल हम बनाए थे, तो यही एंगल जब बहुत नीचे गए थे तो 0 बन गया था, और ये एंगल बहुत ऊपर गए थे तो पाई बन गया था। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा मान लें और इस एंगल को बीटा मान लें, तो इसका मतलब कि मेरा जो इंटीग्रेशन था साइन थीटा डी थीटा, उसको अल्फा से बीटा के बीच में इंटीग्रेट कर लेना होगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है अल्फा से बीटा की ओर। तो अब डाल दीजिए यहाँ, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा, तो पहले बीटा डाले तो माइनस कॉस बीटा, फिर अल्फा डाले तो माइनस कॉस अल्फा, और ये प्लस हो गया तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ जाएगा। ओके, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ जाएगा। तो अब मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया μ0/4 I/r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ओके, ये रिजल्ट आ गया μ0/4 I/r, ये बाहर आ गया, और इसे सॉल्व किए तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ गया। तो अगर आपका ये एंगल दिया हुआ हो, ठीक है, अगर जो फाइनाइट वायर आप ले रहे हैं उसमें अगर ये दोनों एंगल दिया हुआ है, एक एंगल यहाँ, दिस एंगल इज अल्फा, और ये एंगल ऊपर वाला एंगल देखेंगे, ये एंगल है बीटा, तो अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल दिया है, तो मेरा रिजल्ट कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ गया। हम इसे और भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आर पॉइंट से या सेंटर से जो हम पी पॉइंट सेलेक्ट किए थे आर डिस्टेंस पे, तो हम अगर इस एंगल को देखें तो ये एंगल है φ1 मान लेते हैं, और ऊपर के एंगल को φ2 मान लेते हैं। ओके, तो φ1 और φ2, अगर इस टर्म में ये एंगल दिया हुआ हो तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इन तीनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए अब हम उस रिलेशन को देखें। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं और बीटा को क्या लिख सकते हैं? तो अल्फा को, इस एंगल को क्या लिखा जा सकता है? तो दैट कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस φ1। अब ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो अल्फा प्लस φ1 90 डिग्री है, तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री माइनस φ1 होगी। अब इसी को आप बीटा के केस में लगाएं, तो बीटा के केस में क्या आएगा? बीटा के केस में हम फिर से फिगर को देखें ऊपर, तो यहाँ क्या है? तो यहाँ आपको इसको रिलेट करना है इसके टर्म में। ओके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमें φ2 को निकाल लेना है। ठीक है, तो φ2 का वैल्यू जो हम निकालेंगे तो रिजल्ट आपको आ जाएगा, देखिए, तो φ2 बी का वैल्यू 90 डिग्री प्लस φ2 आ गया बीटा का वैल्यू। अब इसका वैल्यू हम यहाँ डाल दें, बीटा का वैल्यू आ गया 90 डिग्री प्लस φ2, अल्फा का वैल्यू आ गया 90 डिग्री माइनस φ1, और रिजल्ट मेरा है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो μ0/4 I/r आने दिए। अब कॉस अल्फा, अल्फा के जगह 90 डिग्री माइनस φ1 डाल दिए, और कॉस बीटा के जगह पे 90 डिग्री प्लस φ2 डाल दिए। तो अब इसे घटा लें, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन φ1 आ गया, और कॉस 90 प्लस φ2 ये माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन φ2 आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, तो रिजल्ट आ गया साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो आप दोनों ही केस में देख लिए कि कौन सा एंगल दिया है। अल्फा बीटा दिया है तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर φ1 φ2 के टर्म में दिया है तो साइन φ1 प्लस साइन φ2 यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट
स्पेशल केस, अगर लेंथ का हो तब। अब देखते हैं क्या कि अगर सेकेंड स्पेशल केस, ए पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब ये जो पॉइंट P है, इस वायर का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते, बीच से इसे भाग दे दें, दो हिस्से में तोड़ दें, तो अब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, φ1 φ2 इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये दोनों फाई के बराबर है, तो φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू फाई अगर यूज करें तो sin φ प्लस sin φ, तो 2 sin φ रिजल्ट आपको आ जाएगा अगर फाइनाइट लेंथ का है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट P लाई कर रहा है तो नाउ दिस इज योर सेकेंड स्पेशल केस। अब इफ द वायर विल बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तब क्या होगा? अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तब इस एंगल को हम क्या कहेंगे? तो अगर इसे फिगर से समझें, अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा, इसको खूब आगे नीचे तक बढ़ाएं तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 चला जाएगा, ये भी एंगल 90 चला जाएगा, तो φ1 और φ2 दोनों का ही वैल्यू 90 हो जाएगा। तो देखिए इसे आपका पुराना रिजल्ट फिर से वापस आ जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का लेंगे तो दोनों एंगल 90 होगा, तो 2 इंटू sin 90 1 होता है, तो 2i/r जो आप पहले निकाले थे, ठीक है, जो रिजल्ट, वो रिजल्ट से ये टैली कर गया, मतलब हम लोग का फॉर्मूला वहाँ ठीक है sin φ1 प्लस sin φ2 के रूप में। ओके, अब हम लोग फिर आगे बढ़ें, थर्ड स्पेशल केस को देखें। फॉर ए वायर ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या हुआ? सेमी इनफाइनाइट लेंथ कि वायर को हम एक दिशा में इनफाइनाइट एक्सटेंशन दे रहे हैं, एक तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग ले रहे हैं और दूसरे तरफ भी इसका एक्सटेंशन नहीं है। अब जो मेरा पॉइंट P है, इससे R दूरी पे P पॉइंट पे, तो एक तरफ ये इनफाइनाइट है, तो ये कहलाएगा सेमी इनफाइनाइट लेंथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में जो यहाँ φ1 और φ2 बन रहा था, तो पहला एंगल 0 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है, φ1 φ2। तो अब φ1 के जगह 0 और φ2 के जगह 90 डिग्री डाल दें तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो डाल दीजिए, तो sin φ1 प्लस sin φ2 है रिजल्ट आपका, तो sin 0 हो गया और sin 90 1 हो गया, तो यहाँ 1 ही आएगा, 0 प्लस 1 तो 1, तो μ0/4π I/r। तो देखिए पूरा इनफाइनाइट लेंथ था तो 2i/r था, अब हाफ ले रहे हैं, हाफ तरफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका हाफ हो जा रहा है, I/r आ रहा है। ओके, तो आप ये सब स्पेशल केस देख रहे हैं। अब फॉर एक्सियल पोजीशन ऑफ वायर, ठीक है, तो अब अगर हम एक्सियल पोजीशन ऑफ वायर लें, एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि अब जो वायर आप ले रहे हैं, जो भी वायर, उसमें आप करंट एलिमेंट एक सेलेक्ट किए आइडियल, ओके, और यहां से ही आप R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये वायर के एक्सियल पोजीशन पे आ गया पॉइंट P। तो यहां जब लाई करेगा तो आइडियल और R दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, और जब एंगल 0 होगा तो sin 0 होता है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लगेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, आइडियल R। और अगर हम इस साइड भी अगर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, आइडियल इधर है और इधर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ एंगल 180 का बनेगा, तो वहाँ भी केस आपका 0 हो जाएगा। तो 0 हो या 180 हो, उन दोनों केस में मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। ओके, तो आप इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अलग अलग केस में आप पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। अगले क्लास में हम लोग सर्कुलर कॉइल के कारण सीखेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी बात समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।